सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. I hope you are doing well. और जिन्होंने वो टॉपिक्स रिकमेंड किए थे कि सर ये जो भी टॉपिक्स बताए गए थे इसराइल के रिगार्डिंग, तो टेंशन मत लेना. टुमारो आई विल कवर द इसराइल पैलेस्टीन और फीजी वाला भी जो टॉपिक चल रहा है विद रिगार्ड टू द रशिया यूक्रेन एंड चाइना, तो उसको एक बार कंप्लीट कवरेज दे देंगे ताकि इंटरनेशनल पे ये जितना भी ह्यू एंड क्राई है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए. राइट, तो प्लीज डोंट टेक टेंशन, आई विल श्योरली डील इट विद. चलिए आज के टॉपिक्स देखते. कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं आज जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव हो क्लैट हो, आईलेट हो, सिम्बी हो, एमएच सेट हो या फिर होटल मैनेजमेंट हो या डीयूएलएलबी हो. हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बट क्लैट की जब बात आती है तो थोड़ा सा हम डिटेलिंग करेंगे उसमें. बट जहां पर वन लाइनर एग्जाम की बात आती है तो थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे. राइट, तो फर्स्ट पेज पे देखना मिलेगा द इजिप्ट प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. ये इजिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका. इजिप्ट सर क्यों इंपॉर्टेंट है? सीओपी का नाम सुना है और इसमें G20 की प्रेसिडेंसी की भी बात हुई है, तो एक बार रिवाइज करेंगे दोनों को. तो ये अकेले नहीं चलेगा, प्लस G20 चलेगा एंड मोर ओवर इसके साथ हम थोड़ा सा देखेंगे UNFCCC. अब जिन लोगों ने UNFCCC नहीं पढ़ा प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के हिसाब से. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये सेकेंड टाइम न्यूज में है. पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी एंड सेकेंड टाइम इज द पीटी उषा. बट पीटी उषा जो हेड बनी है आईओए के, केवल उनको ही नहीं पढ़ना है बिकॉज सी इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो. इसी साल उन्होंने राज्यसभा में मेंबर बनी है. तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बॉस, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को थोड़ा सा और डिटेलिंग देखना पड़ता है ना. फूजीवारा इफेक्ट, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है. क्लाइमेट चेंज, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लैट डाल सकता है, आइलेट डाल सकता है. बट ये सेग्रीगेट करके टॉपिक नहीं देखना है, इसको कनेक्ट करना है आपको एल नीनो, एनसो एंड अदर क्लाइमेटिक पैटर्न्स या क्लाइमेटिक बिहेवियर, जो बोलना है बोल लीजिए. एंड लास्ट इज द कैमल फ्लू. ये नया निकल रहा है आपको कतर से आफ्टर द ये फीफा कैंप में नया न्यूज आया है. अब बच्चों ने बोला भी कि सर फीफा कवर करा दीजिए. जस्ट डोंट वरी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आई विल श्योरली कवर फीफा, जब थोड़ी बहुत और उसमें डेवलपमेंट हो जाने दो ताकि उसका हम मेडिकल इकोनॉमिक सारे पर्पस देख सके. राइट, तो अभी के लिए इतने टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें ये मोर ओवर द टॉपिक्स आर स्टैटिक इन नेचर. तो इस टॉपिक को बहुत हल्के में मत लेना कि हाँ पढ़ लिया, वो मेंबर बन जाएंगे, वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो हेड बनेंगे, वो चीफ गेस्ट बनेंगे, बस इतना कर लिए काम हो गया. नहीं बॉस, तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है. राइट, और इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेलिंग में करेंगे, अच्छे से करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इजिप्ट प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. रिपब्लिक डे कब होता है ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो जल्दी जल्दी से जाओ और नर्सरी क्लास की किताब उठाओ, बस, है ना. चलो, रिपब्लिक डे गेस्ट बनेंगे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी. ये द हिंदू का ही एक्सट्रैक्ट लिया गया है, अब्दुल फतेह अल सीसी. तो देखते हैं आज तक के चीफ गेस्ट पे. ये 2019-20 वाला आपका खाली रहेगा, सॉरी 2020-2021 वाला बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है, 2023 में आएंगे इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी. 2020 में ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, इसको 21-22 कर लो यार, वैसे वो मैटर नहीं करता है वो न्यूज. 2023 में कौन आएंगे? इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी. 2020 तो लास्ट टाइम का याद रखना और इस टाइम याद रखना बस. जैर मेसियस बोल्सोनारो, जैर बोल्सोनारो बोल लो, बीच का नाम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है. ये 2018 में 10 आसियान हेड्स आए थे. ये 2018 क्लैट वालों ने पढ़ा था इसको. 2019 में भी सिरिल रामाफोसा आए थे. तो और इसके रिगार्डिंग तो बहुत क्वेश्चंस आए थे 2018 के रिगार्डिंग. ये स्लैट ने भी क्वेश्चन पूछा था इस पे 2018 के चीफ गेस्ट के बारे में. एमएच सेट ने भी पूछा था क्वेश्चन. तो क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेम ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस हर जगह से. 2017 में यूएई के क्रोन प्रिंस आए थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन. एंड 2016 में आए थे फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलैंडे. तो ये थे, इनको ना पढ़ो चलेगा, इनको ना पढ़ो चलेगा, एक बार इसको देख लेना 2018, 2020 और 2023, बस ये 3 याद रखने. दैट इज एनफ, मोर देन एनफ. आगे देखते हैं इन न्यूज क्या है. एमईए ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, वो चीफ गेस्ट होंगे 2023 रिपब्लिक डे पे. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट विल बी द चीफ गेस्ट. तो अरब रिपब्लिक के पहली बार ऐसा होगा कि उसका हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनेगा. बैकग्राउंड देखते हैं. देखो, इंडिया और इजिप्ट का ना इस बार एक चीज और हुआ था, 75th ईयर ऑफ रिलेशनशिप. अभी इसको ना एक बार देखो यहाँ पर थोड़ा सा,
बात क्या चल रही है हमारी? अबाउट द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे गेस्ट। और इसमें ना हमें बहुत 2-3 चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो इसको पहले सेग्रीगेट करते हैं। पहला हम करेंगे G20 पे, दूसरी बात हम करेंगे इसमें कोप 27 पे, और तीसरी बात करेंगे इंडिया के साथ रिलेशनशिप की। ठीक है? इन तीनों एस्पेक्ट्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा काम है इसको और अच्छे से देखना। इंडिया इजिप्ट की रिलेशनशिप की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले ही इजिप्ट के साथ 75th ईयर ऑफ रिलेशनशिप बनाया है। ठीक है? और इंडिया एट द रेट 75 भी इसी बार हुआ है। सर इंडिया एट द रेट 75 क्या है? 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोदी जी ने क्या कहा था इस टाइम पे? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और इस टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए थे। ठीक है? तो इसको देखना अच्छे से, एंड वी हैव कवर्ड दिस अ लॉट, राइट? तो हम लोगों ने अगस्त के मैराथन में भी कवर किया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, एक बार प्लीज अगस्त का मैराथन पढ़ना। और अगस्त मैराथन में मैंने इजिप्ट के साथ इंडिया का रिलेशन भी मेंशन किया था, और मैप के साथ ही किया था। अभी बाकियों पे भी आएंगे, लेकिन अभी एक एडिशन हो गया उस पर्टिकुलर न्यूज में कि बॉस ये भी अब चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो सिविलाइजेशन देखे थे, अशोका एडिक्ट रिफर टू द रिलेशन ऑफ द इजिप्ट अंडर पोटालिमी सेकंड। ठीक है? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पोटालिमी सेकंड के टाइम पे किसके साथ इंडिया के रिलेशन थे? तो अशोका। ठीक है? या विच इंडियन प्रिंस के साथ इस टाइप का था। इन मॉडर्न टाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज फ्लोरिश्ड अंडर द प्रेसिडेंट नसीर एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू। तो ऑब्वियस है, अगर 75 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप मनाना है तो आपको नेहरू जी के साथ ही रिलेशन स्टैब्लिश हुआ होगा, तभी आप 75वां मना रहे हैं हमारे साथ बायलैटरल रिलेशन। अब इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन की थी? 1955 में। और 2022 में अभी जस्ट मैंने बोला था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल हो गए। इजिप्ट हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग द इंडियाज प्रेसिडेंसी टू G20 2022-23। अभी आएंगे, इस पे भी बात करेंगे। वो जो हमारा टेबल है जो हमने पीछे छोड़ रखा है उसको कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं ग्रांट टीनेज प्रोजेक्ट। आ जाओ देख ही लेते हैं, खत्म ही करते हैं इस टॉपिक को, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि भाई छूट गया बीच का। देखो, कोप 27 हुआ था इस बार। कोप 27 कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है? UNFCCC। अगला कोप कहाँ होगा? कोप 28 UAE में, दुबई, है ना? और कोप 27 कोप 28 के टाइम पे हम लोगों ने 2-3 बातें देखी, दैट इज द कार्बन बॉर्डर। जिन लोगों ने कोप 27 नहीं देखा है उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि पूरा ही बता रहे हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। सर ये क्या टैक्स थी? ये टैक्स लगाया था यूरोपियन यूनियन ने, और उसने कहा था कि हम इस टाइप का कोई टैक्स लगाएंगे जिससे डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस को टैक्स देना होगा। बट इट वाज मोर लाइक अ टेरिफ, कि अगर आप कोई स्टील लेके जा रहे हो किसी कंट्री में, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये टैक्स देना होगा, तो टेरिफ लग जाएगा बेसिकली। तो एक लॉस ही है, अगर डेवलपिंग जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज जो डेवलपिंग स्टेज पे है उनके लिए लॉस है। तो इसको प्रपोज किसने किया था? यूरोपियन यूनियन ने, अभी देखा आपने। और इसको अपोज किसने किया? बेसिक कंट्रीज ने। और बेसिक कंट्रीज आपको 2007-8 में बना था ड्यूरिंग द पेरिस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज हैं बेसिक कंट्रीज, राइट? अब इसमें थोड़ा सा और कनेक्ट करते हैं। कोप 27 का रिजल्ट ये था कि लॉस एंड डैमेज फंड इन्होंने बनाया, राइट? कोप 27 का क्या था आउटकम? लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड कोप 27 में बनाया गया। तो इतनी बातें क्लियर है, कोप 28 जब आएगा तो देख लेना। और कोप कब हुआ था? बर्लिन में स्टार्ट हुआ था, कोप 1। इतना सफिशिएंट है, और बाकी रिवाइज करना है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। अब G20 की बात करें तो G20 में क्या हुआ है कि इंडिया ने इनवाइट किया है, इंडिया ने इनवाइट किया है किसको? इजिप्टियन प्रेसिडेंट को। प्लस ये आएंगे आपके रिपब्लिक डे के हेड भी बन के, रिपब्लिक डे परेड के चीफ बनेंगे, चीफ गेस्ट बनेंगे, CG लिख देते हैं।
अब G20 कहाँ होगा नेक्स्ट? इंडिया में। और इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली भी गई है, वो शंख वंख बजाया है भाई उन लोगों ने, है ना। तो G20 की प्रेसिडेंसी भी मिल गई है। अब किससे मिली है? तो इंडोनेशिया, बाली 2022। और इंडिया के बाद कौन हेल्ड करेगा? ब्राजील। उसके बाद आपको करेगा साउथ अफ्रीका, राइट। तो इतनी सारी कंट्रीज होल्ड करेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, G20 दो चीजों पे काम करता है। पहला है शेरपा। बता देना इस बार के शेरपा कौन है? G20 का कोई भी हेड नहीं होता है, जो शेरपा होता है वो रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात ये है, G20 में एक सिस्टम होता है, डेट इज बी कॉल्ड एज ट्रोइका। मतलब ट्रोइका क्या होता है सर? तो ट्रोइका समझ लो कि ट्रोइका की अगर बात करें तो 3 कंट्रीज होती हैं ट्रोइका में, एक प्रीसीडिंग, एक करेंट, एक अपकमिंग। ठीक है, ये तीनों मिलके काम करती है। प्रीसीडिंग, करेंट और अपकमिंग, ये तीनों मिलके काम करते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज द ट्रोइका सिस्टम। आई थिंक इतना सफिशिएंट था G20 के बाद इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, इसमें 20 कंट्रीज हैं, 19 + 1 एंड 1 इज द यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 मेंबर है। तो टोटल अगर पूछेगा तो 46 मेंबर्स हो गए, है ना। ये थोड़ी चीजें अगर इनकेस 46 में नंबर आए तो कर सको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ये हेल्प बहुत करने वाला है। इजिप्ट का केवल वो पढ़ लेना कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, काम हो गया, नहीं, वहां से काम शुरू होता है और इस तरह से चीजें आपस में बंध जाती है, राइट। एक बार देख लो इसको, फिर उसका स्टार्ट करते हैं इंडिया इजिप्ट के बाइलेटरल रिलेशनशिप्स के बारे में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया इजिप्ट के फर्दर मोर रिलेशनशिप्स के। भाई क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम अशोका? तो इंडिया इजिप्ट का बाइलेटरल ट्रेड ऑपरेशन 1978 में स्टार्ट हुआ और ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट्स भी चले हैं, जैसे पैन अफ्रीका टेलीमेडिसिन एंड टेली एजुकेशन, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। बहुत सारे कंट्रीज के बीच में चलते हैं। अभी इस टाइप का एक ना ग्रांट इन एड MOU साइन हुआ था इंडिया का बांग्लादेश के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ साइन हुआ था। अगर इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, इंडिया बांग्लादेश भी देख लेते हैं क्योंकि रिसेंटली साइन हुआ और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीमेंट की बात करें, ट्रेड एजुकेशन काइंड ऑफ एग्रीमेंट, तो इंडिया का साइन हुआ है रिसेंटली ऑन 5 to 8 सितंबर की न्यूज है ये आज की है भी नहीं। और ये थी इंडिया और बांग्लादेश के साथ, जिसमें एक ट्रीटी साइन हुई, रिवर ट्रीटी, जिसको हम लोग कहते हैं कुशियारा रिवर ट्रीटी। कुशियारा रिवर ट्रीटी साइन हुई। अब प्लस कुशियारा, केवल कुशियारा पे नहीं रह जाना कि कुशियारा साइन हुआ, यहाँ पर तीस्ता साइन होना था, लेकिन तीस्ता साइन हो नहीं पाई। 1984 में ट्राई किया, 85 में ट्राई किया, 2011 में ट्राई किया, लेकिन कभी साइन नहीं हो पाई। तीस्ता आपको निकलती है सिक्किम से और तीस्ता ट्रिब्यूटरी है आपको ब्रह्मपुत्र की। अब ब्रह्मपुत्र निकलती है आपको तिब्बत से, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम होता है सांगपो, राइट। इतना सफिशिएंट है इसमें। अगर इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना चाहोगे तो इंडिया पाकिस्तान की भी ट्रीटी है, जिसका अक्टूबर का जो मैराथन आएगा, अक्टूबर का जो मैराथन आएगा उसमें मैंने इंक्लूड कर लिया है इसको, इंडिया पाकिस्तान के बीच की ट्रीटी, दैट इज इंडस रिवर ट्रीटी, जो कि 1968 में साइन हुई, राइट। 19, और ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी कही जाती है। इसमें बात करें तो ICJ की तरह बटा हुआ है, इंडस चेनाब झेलम रावी ब्यास सतलज। ICJ इंडिया का है और ये पाकिस्तान का है, राइट। रावी ब्यास सतलज इंडस चेनाब झेलम, और इसीलिए पंजाब का भी नाम देखना 5 आब से जुड़ता है, पंजाब। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, ये इसी साल हुआ है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो बता देते हैं। तो इंडिया इजिप्ट की बात करें तो इतना क्लियर है कि ये सब प्रोजेक्ट्स हुए हैं, पैन अफ्रीका का हुआ है, इलेक्ट्रोफाइन प्रोजेक्ट हुआ है, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये सब चीजें हुई हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइजेज में, बहुत सारी एक्सरसाइजेज पढ़ते रहते हो ना, सिम्बेक्स मलाबार, तो उसमें ये भी है, इजिप्ट के साथ मल्टी नेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ फ्रेंडली अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, हेल्ड एट पुणे मार्च 2019। फर्स्ट एवर IAF EAF, राइट, ज्वाइंट टैक्टिकल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर 2021 में हुआ था। स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया इजिप्ट के साथ हुआ था जनवरी 2022 में, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया।
ठीक है, तो देखते हैं कब होता है एक्सेस, मे बी इनके G20 से पहले हो जाए या नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन हो सकता है, चांसेस है कि जनवरी में ही करवा लें। आगे देखते हैं, ये है इजिप्ट का मैप, तो इसको अच्छे से देखना प्लीज, इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि देखो इजिप्ट पहले नाम से ही लगता है सूखा होगा, नहीं बहुत सूखा नहीं है। ये देखो बीच से रिवर निकलती है इजिप्ट के, वो है डेट इज द नाइल रिवर, और यहाँ पर एक लेक है, लेक नासिर, और ये रहा इसका वेस्टर्न डेजर्ट, ये इजिप्ट, और ये रहा कायरो। और नाइल का यहाँ देखना एक डेल्टा बनाती है, प्रॉपर डेल्टा बनता है, ये डेल्टा होता है ना मैथ्स में इस तरीके से, वो वैसे ही डेल्टा बनाती है ये यहाँ पर, और ये मेडिटेरेनियन सी में जाके ड्रोन कर लेती है अपने आप को। और बगल से क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, और इधर से कैनाल निकलती है, दैट इज द सुएज कैनाल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर पड़ता है। तो दिस वाज द ऑल थिंग कि इसमें ज्योग्राफी में आपको ये दो चीजें याद रखनी है, नाइल रिवर जो डेल्टा बनाती है, मेडिटेरियन सी में जाती है, और नीचे से लेक नासिर है जो कि सूडान साइड पे चली जाती है। तो सर इसमें क्या पढ़ना है, अब इसकी ज्योग्राफी देखनी बहुत जरूरी है इजिप्ट की। एक बार ये खत्म करने से पहले ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो इजिप्ट्स लैंड फ्रंटियर बॉर्डर देखा था अभी, लीबिया वेस्ट में था, सूडान साउथ में था नीचे साइड पे जहां आपको लेक नासिर बन रहा है, और इसराइल नॉर्थ ईस्ट में। रिवर नाइल अफ्रीका में है। इट ऑरिजिनेट्स इन बुरुंडी साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड, ऊपर की तरफ बहती है, ऐसे मत समझ लेना ऊपर, ऐसे देखो बहती है इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, इवेंचुअली फ्लोइंग थ्रू इजिप्ट एंड फाइनली मेडिटेरियन सी में ड्रोन हो जाती है। अफ्रीका से निकलती है, मेडिटेरियन सी में ड्रोन होने के लिए उसको इजिप्ट से पास होना पड़ता है, राइट। तो अब हमारा काम क्या है, एक बार नाइल रिवर को देख लेना कि सर नाइल रिवर क्या क्या बोलता है। तो नाइल रिवर का सोर्स देखते हैं पहले, तो क्या है, द सोर्स ऑफ नाइल इज समथिंग कंसीडर्ड टू बी द लेक विक्टोरिया। जैसे अभी देखा था ना तीस्ता रिवर, तीस्ता कहाँ से निकलती है, सोलहमो लेक सिक्किम से, है ना। वैसे ये है कि नाइल कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से, ठीक है। और ये बहुत सारे रिवर्स का है, जैसे कगेरा रिवर भी यहाँ से निकलती है। और नाइल रिवर ये लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है वर्ल्ड में, इसका टोटल लेंथ है 6695। ऐसे तो क्वेश्चन याद रखना प्लीज, इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस थे तो वो चीजें यहाँ पर भी आ जाती हैं कि भाई ये नाइल रिवर बहती है। अब क्लैट ने पूछ चुका है, क्लैट तो पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन सकते हैं आप पे ना। तो 6695 किलोमीटर याद रखना है नाइल रिवर की लेंथ। नाइल बेसिन इज यूज इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कोंगो, केन्या, ठीक है, PBRCK। नाइल रिवर फॉर्म्स एन एक्यूरेट डेल्टा, अभी दिखाया था वो पूरा डेल्टा बनाता है, एज इट्स एम्पटीज इनटू द मेडिटेरियन सी। मैप देख लो, आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और उसका ट्रायंगुलर फैन शेप होता है, आर्क्यूरेट डेल्टा बनाती है। द नाइल इज फॉर्म बाय द प्रिंसिपल स्ट्रीम्स, इसकी प्रिंसिपल स्ट्रीम देख लेते हैं, ब्लू नील, द अटबारा एंड द व्हाइट नाइल। देखो सर ये प्रिंसिपल स्ट्रीम क्या होती है, गंगा जो है, गंगा कभी भी गंगोत्री से डायरेक्टली नहीं निकलती, है ना, ये तो पता ही होगा। गंगोत्री से क्यों नहीं निकलती सर, तो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके गंगा बनाती है। तो वो उसकी क्या है, एक वो बना रही है, वो दोनों मिलके गंगा बनाती है। दिस इज द प्योरिटी ऑफ रिवर्स। तो वही चीज यहाँ पे है कि इसकी ये ब्लू नाइल, अटाबारा एंड व्हाइट नाइल मिलके नाइल बनाती है, तो वो फिर आगे निकलती है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, इस पर्टिकुलर चीज में। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, ये इजी टू गो टॉपिक है जिसमें आपको याद करना है, और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। HM हो, DU हो, क्लैट हो, आईलेट हो, सिम्बी हो, कोई सा भी जीके जहां पूछता है वो वाला एग्जाम उठा लो, ये पढ़ना पड़ेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, अब हाँ पैटर्न अलग हो सकता है पूछने का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आ रही है PT ऊषा, ठीक है। अब PT ऊषा का फुल फॉर्म देखना, इट इज जस्ट लाइक अ टंग ट्विस्टर बट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक नेम। He will also become the first Olympian and first international medalist to host the, ये बहुत मेडल जीते हैं 95 ईयर ओल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विमेन और एक ओलंपियन और एक गोल्ड मेडलिस्ट इस पोस्ट पे बैठेगी। इन्हीं लोगों को बैठना चाहिए भाई, क्योंकि यही समझ सकते हैं एक प्लेयर का दुख दर्द। 1927 में क्रिएट हुई थी और बेसिकली 1924 में बात शुरू हो गई थी और 1927 में फाइनली बनी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोराबजी टाटा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बनी एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्लैट देता है, फिर कहोगे अरे ये पता नहीं कहां से पूछ लिया, कौन सा लीगल का एस्पेक्ट पूछ लिया। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का बना, जैसे कोऑपरेटिव बनता है आपका, है ना। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये अगर किसी को ना भी पता होगा ना, फिर भी ऑप्शन देख के टिक लगा के चले आओगे। चलो आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये पुराना न्यूज था, ये जो न्यूज है
ये लिंकिंग न्यूज है इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। ये लिंकिंग है जो कि अगस्त सितंबर में हुआ था, और ये भी लिख देते हैं, चलो अगस्त सितंबर में हुआ था, जिसमें बहुत मुश्किलें चल रही थी कि सर ओलंपिक आईओए का हेड कौन बनेगा कौन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो इनका इलेक्शन सिस्टम ठीक कराते हैं। एल नागेश्वर राव बनते हैं हेड उस कमेटी के, जो कि अमेंड करेंगे इनका इलेक्टोरल रूल्स का। हिस्ट्री की बात करें तो 1927 अभी बताया दोराबजी टाटा और एजी नोरेन ने मिलकर बनाया था। फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे एनजीओ के, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर बनके तैयार होता है ना। चल आगे देखते हैं। गवर्नेंस की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अभी बाय 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक प्रेसिडेंट होता है। बहुत लोग हैं भाई, 30, इट्स लाइक अ मेडिकल काउंसिल में भी पढ़ना ऐसे ही है, 11 22 लोग हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। द इलेक्शन फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज हर साल 4 साल में एक बार हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन बनेगा। ये फिर जो वो 32 लोग हैं उनके लिए इलेक्शन होता है। तो इसीलिए एल नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया गया कि भाई देखो इसका इलेक्शन प्रोसेस है, कुछ तो सुधार करो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका पीटी ऊषा, जहां पर एग्जाम घूम सकता है आपका। 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट ओपन कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, जैसे आप कहते हो ना मिल्खा सिंह, ऐसी ये है, ठीक है, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। पीटी उषा वाज बोर्न ऑन 27 जून 1964 इन स्मॉल विलेज ऑफ केरला's कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। पीटी उषा को पद्मश्री मिला हुआ 85 में, और डॉक्टरेट इन्होंने लिया है कन्नूर यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट से। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स, अब देखो ये जो है पीटी उषा वो राज्यसभा की मेंबर है। आपको लगेगा सर राज्यसभा क्या कोझिकोड से जीती है? नहीं, कोझिकोड से नहीं जीती, इज अ नॉमिनेटेड मेंबर। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो 2 एंग्लो इंडियन, बहरहाल एंग्लो इंडियन का तो खत्म हो गया लोकसभा में, अब 2024 इलेक्शंस का नहीं मिलेगा आपको एंग्लो इंडियन, उसको बाय नोटिफिकेशन ऑर्डर हटा दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये पैटर्न याद रखना, यही पैटर्न है जो कि आर्टिकल 80 में मेंशन, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो इसमें अगर कोई भी अच्छा करता है तो उसको हम राज्यसभा में नॉमिनेट करवाते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनको, ठीक है। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में फील्ड में कोई भी अच्छा करता है तो उसमें करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है ये पीटी उषा वाले चीज में। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 80 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। अब ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, तो यहाँ पर याद रखना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन वी वाज डीलिंग विद द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन द एपिसोड 2 ऑफ अगस्त। ये देखना अगस्त में ही है, अगस्त में अपॉइंटमेंट हुआ द्रौपदी मुर्मू जी का। तो इलेक्शन, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो लोग वोट नहीं करते जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। बहरहाल वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर अलाउड होता है कि वो 6 महीने के अंदर शुड डिसाइड कर ले कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, जहां से वो टिकट लिया है, और वो आर्टिकल 99 के अंदर ये पावर डिराइव कराता है अपना। और देखते हैं आगे क्या है। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, ये भी देखा हम लोगों ने, आर्टिकल 4 क्लॉज 1 80 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देख लिया। 4th शेड्यूल में है ये, बेसिकली 4th शेड्यूल में लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू द मेंबर्स टू द राज्यसभा, उसी में आता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ये भी पता होगा कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, 6 साल का टेन्योर होता है राज्यसभा का, एंड हाफ ऑफ द मेंबर हर 2 साल पे रिटायर्ड होते हैं, 1/3 ऑफ मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होंगे। चलिए आगे देखते हैं फूजीवारा इफेक्ट। देखो सर फूजीवारा इफेक्ट क्या है, तो फूजीवारा इफेक्ट क्या दिखाते हैं। एक साइक्लोन यहां बना, एक यहां बना, ये टाइफून बनता है। बेसिकली 2 टाइफून जब एक साथ बनना शुरू हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन या सिंगल डायरेक्शन, उस चीज को हम कहते हैं फूजीवारा इफेक्ट। मेट्रोलॉजिस्ट वर मेमोराइज, और ये किसी मेट्रोलॉजिस्ट के ही नाम पे है, बात करेंगे टाइफून हिनामोर। टाइफून हिनामोर एज इट प्रोवाइड अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ फिनोमेना नोन एज द फूजीवारा इफेक्ट। तो कौन सा टाइफून है? टाइफून हिनामोन, हिनामोन, ठीक है, ये याद रखना प्लीज, हिनामोर हिनामोन जो भी है, हिनामोर है, तो इसको याद रखना। ये एग्जाम में पहुंचेगा किसी न किसी एग्जाम में, अगर नेक्स्ट ईयर भी पेपर देना है तो एमएच सेट में पहुंच सकता है। अब आगे देखते हैं फूजीवारा इफेक्ट में क्या है सर। फूजीवारा इफेक्ट क्या है? इंटरेक्शन है बिटवीन 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सिस्टम, वही जो दिखाया था, अभी दोनों घूम रहे थे,
in the same ocean region with their centers or eyes at a distance of, अब देखो जो जैसे ये बन रहा है दो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है सेंटर और या फिर आई कह लो, वो कितना होना चाहिए? 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। with intensity that could vary between a depression with a speed of 63 km per hour and a super typhoon। देखो अगर नॉर्मल है तो 63 और अगर सुपर है तो 209 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे स्पीड टाइम डिस्टेंस बनाते हो ना, वैसे the interaction could lead to changes the track and intensity of either or both storms. In rare cases the two system could merge, especially when they are similar in size intensity to form a bigger storm। देखो अगर किसी एक की स्पीड कम है दूसरे की ज्यादा है तो मिलने के चांसेस कम है। अब बेब्लेड चलाया होगा किसी ने, बेब्लेड अगर बेब्लेड चलाया होगा या जो भी बोलते हो तुम लोग बेब्लेड, तो जब दो लोग खींचते थे उसको तो अगर टकराता था आपस में विद सेम इंटेंसिटी, या फिर किसी की एक की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी में ब्लेड्स ज्यादा लगे हुए हैं, किसी का हाई बढ़िया वाला है एकदम जबरदस्त वाला 100 रुपए वाला है, किसी का 50 रुपए वाला है, तो 100 वाला 50 वाले उड़ा देता था, है ना। लेकिन वहीं पर अगर 200 वाले आ जाए तो वो टाइम लेता था, वो टकराता था वापस आता था, टकराता था वापस आता था। सेम चीज ये समझ लो, बेब्लेड का ही कॉन्सेप्ट है फूजीवारा। बेब्लेड जो बनता है ना, दैट इज द फूजीवारा इफेक्ट। अब वहीं से ये चीज आई है, अगर दोनों सेम है तो मर्ज होके एक बड़ा बना लेंगे, नहीं हो तो नहीं पाएंगे, राइट। ना समझ में आया फूजीवारा, बेब्लेड को याद कर लो, सिंपल, कहानी खत्म। इससे बेस्ट एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता है। या फिर अगर किसी ने लट्टू चलाया होगा, दैट इज लाइक मतलब विलेजेस में जाओगे तो वो बनता है, आज भी बहुत लोग बनाते हैं, मतलब रस्सी से बांध के धागा और फिर उसको खींचते हैं तो वो प्रॉपर घूमता है जमीन में, उसके नीचे एक कील टाइप का लगा होता है ना, देखना। अब 5 डिफरेंट वेज है फूजीवारा कैसे कैसे बन सकता है। तो पहला है इलास्टिक इंटरेक्शन इन विच द ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टॉर्म चेंजेस, केवल मोशन चेंज होगा। सेकेंड इज पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट इन विच पार्ट स्मॉल स्टोन इज लॉस्ट इन द एटमोस्फेयर, जो छोटा होगा वो लॉस कर जाएगा, सिंपल है। थर्ड इज कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट इन विच अ स्मॉल स्टोन इज कंप्लीटली लॉस्ट टू द स्टॉर्म एटमोस्फेयर, कंप्लीटली चला जाएगा कंप्लीट स्ट्रेनिंग के बाद। अब इसके बाद देखते हैं सर और दो क्या क्या है। द फोर्थ इज पार्शियल मर्जर होगा, फिफ्थ इज कंप्लीट मर्जर, जब स्मॉलर स्टॉर्म मर्जेस इनटू द बिगर वन या फिर दोनों सेम इंटेंसिटी के होंगे। फुजीवारा इफेक्ट, सकुएनी फुजीवारा के नाम पे आया, जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट पेपर रिकॉग्नाइज्ड फुजीवारा केस वाज पब्लिश्ड इन 1921। बहुत सिंपल था, कुछ था, बेब्लेड का कॉन्सेप्ट याद रखो, डिस्टेंस 1400 किलोमीटर याद रखो, दैट इज द वो 209 63 किलोमीटर, ये सब याद रखो एंड बस काम खत्म। अब आता है कैमल फ्लू। सर कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है, आप लोग को लग रहा है सर वर्ल्ड कप कवर कर रहा हूं, अरे वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ पे, कैमल फ्लू। अब कैमल फ्लू जब पढ़ोगे तो क्या केवल कैमल फ्लू पढ़ के आ जाओगे, काम हो गया? अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे अपना टॉपिक, क्या है हमारा कैमल फ्लू, है ना। अब इसके सब टॉपिक्स देखो कितने सारे हैं। अभी साल आया टोमेटो फ्लू, है ना। फिर उसके बाद एलएसडी, व्हाट इज एलएसडी? लंपी स्किन डिजीज। टोमेटो फ्लू हो गया, एलएसडी हो गया हमारे पास, जो मेन हुए थे। इस साल का कैमल फ्लू हो गया। अब इसमें और अगर कैटेगराइज करने जाओगे तो आपका ये रेबीज वगैरह आ जाता है। जितने भी मेडिसिनल पर्पस वाली चीजें हैं उनको लिखवा देते हैं, तो एक बार देख लेना, बस इतना सफिशिएंट है। 3 तो अभी हो ही गया, टोमेटो फ्लू बहुत न्यूज में था, एलएसडी भी न्यूज में था आपका, जिसको आप कवर कर सकते हो, एंड दिस कैमल फ्लू थिंग। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ होगा, और अगर है तो प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, इट माइट बी स्किपिंग फ्रॉम माय माइंड। तो अभी के लिए इतना देखो, टोमेटो फ्लू हो गया, एलएसडी हो गया एंड रेबीज। रेबीज पे तो क्लैट ने सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन डाला था और हम लोगों ने भी इसको कवर किया, लुई पैस्चर एंड ऑल, ये जो भी थे। एंड लेट मी जस्ट गिव इट अ लुक किया, और भी अगर कुछ हो देन आई विल कवर इट। इस बार हम लोगों ने एक वो भी देखा था हेपेटाइटिस का रिगार्डिंग, द हिंदू ने जब कवर किया था हेपेटाइटिस ए बी एंड ऑल। बस आई गेस कि इतना सफिशिएंट है। कैमल फ्लू के रिगार्डिंग देख लोगे। अब जब कैमल फ्लू की बात करेंगे तो हम मर्स की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात होगी इसमें। एंड दैट्स इनफ। अगर कुछ लगता है इसमें और तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल श्योरली मेंशन इट। एंड मंकी पॉक्स, दिस वाज द थिंग मिसिंग फ्रॉम माय माइंड, मंकी पॉक्स।
इतना देख लो, मोर देन एनफ हो जाएगा इस बार के लिए। अगस्त से स्टार्ट हुआ था टोमेटो, फिर मंकी, फिर एलएसडी, फिर रेबीज, हेपेटाइटिस और फिर कैमल, है ना। चलिए आगे मेन अपने एस्पेक्ट पे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी के आज के पर्सपेक्टिव से, दैट इज द मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कैसे होता है, ये सोर्स है इसका। डॉर्मेटरी कैमल्स दैट आर लिविंग इन द मिडिल ईस्ट हैव एंटीबायोटिक्स दैट रिकॉग्नाइज्ड ए मर्स वायरस प्रोटीन इन विच द स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ पास्ट इन्फेक्शन। किस कैमल्स में मिलता था, डॉर्मेटरी कैमल्स में। और मर्स को ये जोनोटिक नेचर है, मतलब जोनोटिक वो होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं। पहली बात और आखिरी बात, जोनोटिक डिजीज याद रखना कि वो डिजीज होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सके, ऐसे डिजीज उन्हें जोनोटिक कहते हैं। जैसे आपका एलएसडी इज नॉट अ जोनोटिक, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, मर्स बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ कोरोना वायरस विच इंक्लूड्स लार्ज फैमिली वायरस, वो सारस से बिलोंग करता है। फिर इट वाज डिस्कवर्ड इन 2012 सऊदी अरेबिया में। फर्स्ट केस 2012 में इजिप्टियन फिजिशियन था अली मोहम्मद जाकी एट द डॉक्टर सोलोमन फाकी हॉस्पिटल इन जिद्दा एंड सऊदी अरेबिया। मोस्ट केसेस हैव अकर्ड इन द अरेबियन पेनिनसुला। ये आपका जो ये था कैमल, दैट वाज द डॉर्मेटरी कैमल, ये अरेबियन पेनिनसुला वाले कैमल है, तो उसके थ्रू ये चीज आता है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है आजकल कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना, कि दो कपल गए हैं, बहुत मिक्स पिटीशन 7 से 9 पिटीशन फाइल हुई है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें ये ऐड करवाना चाहते हैं कि ही, शी, ब्राइड एंड ग्रूम, जो ऐसे शब्द हैं उसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए। इसकी बातें ये लोग कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच है और उन्होंने ये भी कहा है कि सर ये सेम सेक्स मैरिज वाला जो एस्पेक्ट है इसको सेंटर को देना चाहिए और सेंटर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। भी हाई कोर्ट को भी ट्रांसफर कर दिया है केस। बट एक काम करना, इसके साथ जब पढ़ोगे ना तो के.एस. पुट्टास्वामी प्लस बस के.एस. पुट्टास्वामी एक बार देख लेना, और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है दैट इज द खेयर सिंह, इतना देख लो सफिशिएंट है, राइट। आगे देखते हैं, शीज कांग्रेस रियोट्रिक पावर्स एट द पीएलएस मार्च अहेड। ये क्या हो रहा है, चाइना में कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया जहां खेल रही है, कूद रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, ये भाई हमारा कौन से, इनको तो ये लग रहा हो कि हम कौन से प्लेनेट पे, भाई हमारे यहाँ तो घर से निकलना अलाउड नहीं है। किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह का मैनेजमेंट है इनका। तो इस पे पढ़ना, इस पे पैसेजेस आपको मिल सकते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज द ब्लू बगिंग एंड हाउ इट इज यूज। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार के लिए बता दें। ब्लू बगिंग होता है जो आप मोबाइल फोन यूज करते हो अपने, तो आप बोलते हो उसमें ना सीरी है गूगल, मत बोला करो है सीरी है गूगल, ये रिकॉर्ड करता है वैसे भी, तो ये हैकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। दिस थिंग इज कॉल्ड द ब्लू बगिंग। ये ब्लूटूथ से ये वर्ड आया है आपका। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ममाटा स्कीम दैट टारगेट्स प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड, हु इज द इनकम्बेंट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड इन विच ईयर एडवोकेसी, अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन, पढ़ लो यार प्लीज। इंडिया हैज टारगेट, अच्छा ये मिसाइल्स के रिगार्डिंग है, इंडिया ने किस ईयर को टारगेट किया, और बताना इंडिया ने मिलेट्स को किस ईयर के लिए टारगेट किया है, ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट, यूएन ने डिसाइड किया था। एंड आज के लिए इतना ही, एंड जस्ट रीड द टॉपिक्स एट लीस्ट एंड आंसर करिएगा कितना है। और रही बात पैलेस्टीन वाला इशू का, तो वो मैं कवर कर दूंगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डू वेल इन एग्जामिनेशंस। अभी का टाइम है, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। नई चीजों को पढ़ना बंद करो, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, मॉक्स रिवाइज करो, जस्ट गिव योर बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।